हेलो एवरीवन। सो हम लोग आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस 23 जनवरी 2026 का करने वाले हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा पहला न्यूज़ है जो मैंने द हिंदू से उठाया है, ठीक है, वो ये है कि हम लोग सिक्किम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिक्किम में। ओके, पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यूज़ में है 20 जनवरी से 20 जनवरी से ही इसमें आग लगा हुआ है। ठीक है, और भी रीजंस है। ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है, फायर इसमें है। रीज़न ये है कि ये एक काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे प्लेस्ड है ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि ये ईस्टर्न हिमालयन वाला रेंज है, जो सिक्किम का रेंज है वो ईस्टर्न हिमालयस में फॉल करता है। ठीक है, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट बायोडाइवर्सिटी है, तो इस कारण भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या नाम है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? इसका नाम है पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडो चाइना बॉर्डर के पास है। कहाँ पे है? ईस्ट सिक्किम में है। ओके, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंडो चाइना बॉर्डर पे है, 12 हेक्टेयर। ठीक है, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर्ड है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया क्या होता है? कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरिया, कुछ भी एक ऐसा एरिया जो कि बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे या तो कोई इंडेंजर्ड बर्ड की स्पीसीज माइग्रेट करती है या फिर एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब यहीं पाई जाती है, एंडेमिज्म है बर्ड का, या फिर कोई इंडेंजर्ड बर्ड है वर्ल्ड की जो माइग्रेट करके यहाँ पे किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आती है, जैसे कि साइबेरियन क्रेन है, वो फ्लाई करती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो उस तरीके की कोई बर्ड को अगर ये होस्ट करता है ये एरिया, ठीक है, और भी बहुत सारी क्राइटेरिया है। इसके बेसिस पे अगर कोई लोकेशन बर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो उसे हम इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन डिक्लेयर करते हैं? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एक बहुत प्रोमिनेंट एनजीओ है। याद रखना, ये एक एनजीओ है। ओके, कोई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, ये जो है ये डिक्लेयर करती है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। ठीक है, और ये जो हमारा पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज अ इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर्ड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, और कुछ जानने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स, ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने कहा कि सब ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ठीक है, अलोंग द इंडिया ईस्टर्न हिमालयन फ्रंटियर। ठीक है, चाइना के साथ जो बॉर्डर है हमारा ईस्टर्न वाला, ठीक है, वो यहाँ पे है। इनफैक्ट यहाँ पे डोकलम का भी एरिया बहुत यहाँ से क्लोज है। डोकलाम का क्राइसिस आपको पता होगा। ठीक है, चाइना के साथ एक भूटान का एक टेरिटरी है। ठीक है, इसको लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में भी क्लैश हुआ था। ओके, तो ये सारे वजह से, इन कारणों से पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है। ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर 20 जनवरी से लगातार चल रहा है। लोकेटेड इन ईस्ट सिक्किम, जैसे मैंने बताया। ठीक है, इस्टेब्लिश इन 2000, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, इसे 2002 में इसे इस्टेब्लिश किया गया, लीगली नोटिफाइड टू लीगली प्रोटेक्ट द फ्रेजाइल ईस्टर्न हिमालयन इकोसिस्टम एंड कंजर्व द रेयर फ्लोरा फौना एंड माइग्रेटिव बर्ड हैबिटेट। ठीक है, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप इंडिया का ईस्टर्न अगर पेरिफेरियन बॉर्डर देखेंगे, ठीक है, तो लेट्स सपोज कि अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये जो एरिया है ये सिक्किम है। ठीक है, ये सिक्किम है। सिक्किम में आपको यहाँ पे दो पासेस दिखेंगे। ठीक है, ये दो पास है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया को, सिक्किम को तिब्बत जो चाइना का है, चाइना का जो एरिया है तिब्बत, ठीक है, उसके साथ जोड़ता है। ये दो पासेस हैं यहाँ पे, एक का नाम नाथुला है, नाथुला पास, और उसके नीचे वाला जो ये पास है, ठीक है, ये जेलेपला है। ओके, ये जेलेपला है और ये नाथुला पास है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ के फ्लोरास को जानने के, रोडेंड्रॉन फॉरेस्ट है यहाँ पे, सिल्वर फिर, जूनिपर, ओक फॉरेस्ट, ये सारे वो काइंड ऑफ फॉरेस्ट हैं जो कि थोड़े ठंडे जगह पे पाए जाते हैं। ओके, आप ज्योग्राफी में इसके बारे में और पढ़ेंगे। ये थोड़े ठंडे क्लाइमेट में जो पाए जाने वाले पेड़ हैं, ठीक है, जो फ्लोरा है वो यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ओके, एक वेटलैंड भी है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, बेडांग शोलेक कहते हैं इसको। ठीक है, एंड यस, मैंने बताया ये इंडिया चाइना भूटान के ट्राई जंक्शन पे होस्ट है। यहाँ पे आर्मी भी डिप्लॉयड है, तो ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंडियाज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसका दिसंबर का डेटा आ चुका है। ठीक है, ये टॉपिक आपके प्री
क्योंकि मैं प्री की बहुत सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा सॉरी, जो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा इकॉनमी में, प्री में भी और मेंस में भी। ये सिलेबस है आपका, ठीक है। इसमें आपको पॉवर्टी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिनेरियोज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पीएलएफएस का डेटा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या कहा जाता है इसको, ठीक है। इनका डेटा आगे आ चुका है दिसंबर का, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है। ये है टॉपिक, ये है कि इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्या होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, क्या होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशो, क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, ठीक है। तो एक इंडिया के लिए अच्छी बात है कि इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रिकॉर्ड 56.1% 2025 वाले इस वाले सर्वे में देखा गया है, ठीक है। 56.1%, ठीक है। कंसिस्टेंट रिकवरी, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, वर्कफोर्स, अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो बेसिकली जो है वो अच्छे तरफ देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे देखा जाता है, करंट वीकली स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस क्या होता है कि आप लास्ट 7 डेज में, अगर लास्ट 7 डेज में अगर आप एम्प्लॉयड रहे हो तो उसको करंट वीकली स्टेटस कहते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे, करंट वीकली स्टेटस का जो बेसिस है, इसके बेसिस पे इस सर्वे में निकाला जाता है कि लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट क्या रहा है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एलएफपीआर क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये होता है कि, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है कि जो लेबर फोर्स है, टोटल इंडिया का जो लेबर फोर्स है, दैट इज कितने लोग लेबर फोर्स की कैटेगरी में आते हैं, कौन सा एज ब्रैकेट आता है। तो 15 टू 59 ईयर्स का जो पॉपुलेशन ब्रैकेट है, ठीक है, इसमें जो भी लोग फॉल करते हैं, ठीक है, इसमें से कितने लोग या तो एम्प्लॉयड हैं, और दे आर एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, जॉब, ठीक है। या तो उनके पास जॉब है या फिर वो जॉब की तलाश में है, ठीक है। कौन से लोग, जो 15 टू 59 एज ब्रैकेट के लोग हैं, ठीक है, इसको हम लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ से देखते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अभी एज 15 प्लस 15 टू 59 होता है, ठीक है। ये अपवर्ड जर्नी देख रहा है अपना, मतलब कि अच्छा है, ठीक है। 56% के आसपास दिसंबर 2025 के सर्वे में देखा गया है, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है ये मैंने आपको बताया, इट इज द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज 15 टू 59 ईयर्स दैट इज ईदर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जॉब भी नहीं है और आप जॉब की तलाश में भी नहीं है, उन लोगों को हम लोग यहाँ काउंट नहीं करेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। या तो आपके पास जॉब है या फिर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, ओके, यू आर सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, नहीं, बस वो पॉपुलेशन जो कि लेबर फोर्स में फॉल करता है 15 टू 59 के पॉपुलेशन में, ठीक है। ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बताता है। दूसरी चीज वो बताता है वर्कर पॉपुलेशन रेशो। वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होता है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो होता है कि, यहां से देखते हैं, इट इज द परसेंटेज ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज 15 टू 59 अगेन, ओके, दैट इज एक्चुअली एम्प्लॉयड। तो पिछली बार क्या था, दोज हु हैव जॉब प्लस दोज हु आर सीकिंग फॉर जॉब, दोनों को हम लोग इंक्लूड कर रहे थे, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ 15 टू 59 एज कैटेगरी ब्रैकेट। बट इस बार हम लोग इसको नहीं देख रहे हैं, सीकिंग वाले को हम लोग बस जानने की कोशिश कर रहे हैं, एज द नेम सजेस्ट, वर्कर टू द पॉपुलेशन रेशो, ठीक है। कौन वर्क में है, जिनके पास जॉब है, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन विच फॉल्स इन 15 टू 59 कैटेगरी, ठीक है। ये वर्कर पॉपुलेशन रेशो होता है। ये कहाँ पे है, 53.4% पे। ये इससे कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा, क्यों, क्योंकि इस बार जो डिनोमिनेटर है वो तो दोनों का सेम है, ठीक है। और जो न्यूमरेटर है उसमें सीकिंग वाले इस बार नहीं है वर्किंग एज पॉपुलेशन में, ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो में, ठीक है। तो इसलिए ये जो रेशो होगा न्यूमरेटर कम होने के कारण ऑब्वियसली ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से कम होगा। ऐसे ही बताने के लिए, समझने के लिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बताया, ठीक है। थोड़ा इसको रब कर लें जी। ठीक है,
अब थोड़ा डेटा देख लेते हैं, सारा का सारा जो रिपोर्ट क्या डेटा बता रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया का कहाँ पे स्टैंड करता है, इट स्टैंड्स एट 56.1%। ओके, पहले से बढ़ा है या घटा है, पहले से बढ़ा है, पहले से बढ़ा है। ओके ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है ये 53.4% है, ये भी बढ़ा है। ठीक है, ये भी अपवर्ड जर्नी की तरफ है। ठीक है, उसके बाद वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, रूरल वर्सेस अर्बन के इसमें देखा है, कॉन्टेक्स्ट में देखा है। रूरल मेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 76% है, रूरल विमेन, रूरल जो गांव की औरतें उनका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकाला गया वो 38.6% है, और मैन का कहाँ आता है, 76% पे आता है। दैट शोज द जेंडर डिवाइड इन द कंट्री, ये भी बताता है। ठीक है, इंडिकेटिंग रोबस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओवरऑल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। WPR क्या है, मैंने अभी बताया आपको, दोज हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड टू दी वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, एक और रेट PLFS में बताया जाता है, वो होता है PLFS में एक और रेट बताया जाता है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट PLFS में। ठीक है, तो सॉरी यस, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी कहाँ पे है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना किसी कंट्री के लिए कम होगा उतना बेहतर होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेबल की तरफ है। अगर 5% के आसपास का अगर किसी भी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है तो उसको काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है, ऐसा है। ठीक है, इंडिया का कहाँ पे 4.8% के आसपास पे है, दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है कि दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, सिंपली जिनके पास जॉब नहीं है, बट हाँ वो जॉब सीक कर रहे थे। ठीक है, अनएम्प्लॉयड हैं बट अभी भी सीकिंग जॉब बट अनएम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय द वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ 15 to 59। ठीक है, इसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं। ठीक है, रूरल अर्बन डिवाइड के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जो रूरल एरिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 59% है, अर्बन में 50% है। डैट मीन्स कि रूरल एरिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना, वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो एक्चुअली में अर्बन एरिया से ज़्यादा है। ठीक है, ये याद रखना है, इस तरीके से प्रीलिम्स में आपको फंसाया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कौन कंडक्ट कराता है, ये NSO कंडक्ट कराती है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस किसके अंडर में फॉल करता है, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एक मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसकी एक बॉडी है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यही इस सर्वे को PLFS को कंडक्ट करती है। ठीक है, और PLFS को कंडक्ट करती है तो 3 डेटा प्राइमरली बताती, उसमें एक है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, एक वो बताती है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बताती है, और एक वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताती है प्राइमरली है। और इन तीनों को वो डिवाइड भी करती है, इन तीनों को वो डिवाइड करती है जेंडर के बेसिस पे, कि जेंडर का क्या फिगर है, मेल का क्या LFPR है, मेल का क्या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, मेल का क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है। सिमिलरली वुमेन के बारे में। ठीक है, इसको और भी वो बाइफिकेट करने की कोशिश करता है रूरल वर्सेस अर्बन पे। ठीक है, रूरल वर्सेस अर्बन पे भी करने की कोशिश करता है, प्राइमरली ये रिपोर्ट्स निकाला जाता है। ठीक है, और 2017-18 से चल रहा है ये चीज़। ठीक है, उससे पहले क्या होता था मैं आपको ये बताता हूँ। 2017-18 से पहले सिनेरियो ये था कि 5 ईयरली सर्वे कराया जाता था। ओके ओके, उससे पहले 5 ईयरली सर्वे होता था, उसको क्विनियल सर्वे कहते थे। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये था कि 5 साल का जो सर्वे है वो एक बहुत लंबा टाइम गैप होता था। इससे जो करंट मार्केट कंडीशन है, करंट जॉब की क्या कंडीशन है, ठीक है, क्या पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट डेटा नहीं होता था, तो वो 5 ईयर्स वॉज सच अ लॉन्ग टाइम। तो फिर 2017-18 से PLFS को कराया गया, और अब चेंजेस लाए गए कि 5 साल की जगह अब जो डेटा आता है PLFS का, वो 2 बेसिस पे आता है। जो भी रूरल डेटा आ रहा है, ठीक है, PLFS का, वो ईयरली निकाला जाता है, पहले 5 साल में होता था। और जो अर्बन डेटा है ये और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ये हर क्वार्टरली निकाला जाता है। हर क्वार्टरली मतलब हर 3 मंथ्स पे। ठीक है, हर 3 मंथ्स पे निकाला जाएगा। 1 साल 12 महीने का, उसका क्वार्टर 3 मंथ्स हुआ। ठीक है, और एनुअल भी निकाला जाएगा। तो जो अर्बन का कॉन्टेक्स्ट है, अर्बन कॉन्टेक्स्ट में जो PLFS डेटाज निकालती है वो क्वार्टरली बेसिस पे भी निकालती है और एनुअल बेसिस पे भी निकालती है। बट
जो रूरल डेटा है वो ईयरली निकालती है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिकल चैलेंज। रूरल डेटा को गैदर करना वो डिफिकल्ट है, तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो उसका ईयरली डेटा आता है, आप याद रखने के लिए इस तरीके से याद रख सकते हैं। और अर्बन डेटा जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे भी आता है और एनुअल बेसिस पे भी आता है, ठीक है। कब से चल रहा है ये? 2017-18 से। पहले क्या चलता था? 5 ईयर सर्वे होता था, उसको हम लोग EUS कहते थे, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे। क्विनक्विनियल सर्वे होता था, वो क्विनक्विनियल सर्वे होता था 5 साल वाला, ठीक है। अब ये सिनेरियो है, ओके, ठीक है। वही सारी चीज़ें, ठीक है, जो मैं बता रहा था कि क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली पे अर्बन का आता है, रूरल का ईयरली आता है, ठीक है। क्या इंडिकेटर्स पब्लिश करते हैं PLFS में? LFPR, WPR, UR, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसको फिर बांटते हैं जेंडर पे, एज पे, सेक्टर पे, सारा बाइफर्केट किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। वाई PLFS मैटर्स, ठीक है, ये थोड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाएगा कि हाई फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, कंपेरेबल डेटा है, ठीक है, बहुत रिसेंट डेटा का कंपैरिजन भी आ जाता है। क्या पॉलिसी का इम्पैक्ट रहा है? अगर गवर्नमेंट स्किलिंग करवा रही है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम जनरेट कर रही है, तो इसका क्या फाइनल बेनिफिट है? क्या ये जॉब में कन्वर्ट हो रहा है? क्या स्किलिंग स्कीम्स बेनिफिशियल है या नहीं है? एम्प्लॉयमेंट स्कीम बेनिफिशियल है या नहीं है? ये कैसे पता चलेगा? ये डेटा से पता चलेगा, ठीक है। तो स्कीम कितनी सक्सेसफुल है गवर्नमेंट की, वो भी PLFS के कारण ज़्यादा आसान हो चुका है, ठीक है। बजटिंग और प्लानिंग के लिए ऑब्वियसली वो ज़्यादा फेवरेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, पराक्रम दिवस मनाया गया, 23 जनवरी को मनाया जाता है। सॉरी, सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती को मनाया जाता है 23 जनवरी को। इसको हम लोग पराक्रम दिवस के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओके। इट इज यहाँ लिखा हुआ भी है कि इट इज टू कमोमरेट दी 129th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं नेताजी के बारे में, ओके। इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जो जिनका फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। ये ऑलवेज वांटेड टू हैव कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट, ये शुरू से इस चीज़ के फेवर में थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की जाए, रादर देन वो स्वराज का मीनिंग इंडियन फ्रीडम कॉन्टेक्स्ट में बदलता आया है, ठीक है। और इनिशियली स्वराज कंप्लीट फ्रीडम के बारे में नहीं होता था, ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम के बारे में नहीं होता था, वो बाद में ये कॉन्टेक्स्ट आया। बट नेताजी शुरू से कंप्लीट फ्रीडम की बात करते थे, ठीक है, ओके। की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानना चाहते हैं? वो कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे 1938 और 39। 38 में आपको हरिपुरा सेशन था, हरिपुरा सेशन में ये अध्यक्ष बने। 1939 में वो त्रिपुरी सेशन में प्रेसिडेंट बने। हाउएवर त्रिपुरी सेशन में वो इलेक्ट होने के बाद गांधी जी के साथ कुछ डिफरेंसेस थे, ठीक है, गांधी जी के साथ, बिकॉज गांधी जी वांटेड कि पट्टभी सीतारामैया जी प्रेसिडेंट बने। बट जो इलेक्शन था वो इलेक्शन सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, तो कुछ डिफरेंसेस थे एंड सुभाष चंद्र बोस जी ने ये डिसाइड किया कि वो प्रेसिडेंट की चेयर को छोड़ेंगे, ठीक है। उन्होंने ये प्रेसिडेंटशिप की चेयर को छोड़ा था 1939 त्रिपुरी सेशन कांग्रेस के बाद, ओके। रिजाइंड ड्यू टू डिफरेंसेस। CR दास, चित्तरंजन दास एक और फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। उनकी एक न्यूज़पेपर होती थी फॉरवर्ड में सुभाष चंद्र बोस जी भी लिखते थे, वो आर्टिकल्स लिखते थे चित्तरंजन दास जी के न्यूज़पेपर फॉरवर्ड में। और बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना ही एक न्यूज़पेपर स्वराज जो है वो स्वराज वो पब्लिश करते थे, ठीक है। ब्रिटिश ने उनको हाउस अरेस्ट कर रखा था 1941 से पहले से ही, वो 1941 में हाउस अरेस्ट से भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं? बिकॉज उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था एंड ही वांटेड टू सॉर्ट इंटरनेशनल सपोर्ट फ्रॉम जर्मनी एंड अदर पावर ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रही थी। सो ही वांटेड कि जो ब्रिटिश के अगेंस्ट वाली पावर है, ठीक है, जो एक्सेस पावर है, ठीक है, जो एक्सेस पावर थी, ठीक है, उनके साथ वो कोलैबोरेट करके ब्रिटिश को इंडिया से हटाना चाहते थे, ठीक है, ओके। जर्मनी और जापान से वो मदद लेने के लिए भी गए थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू का पीरियड 1939 टू 45 था, ठीक है। और ये बात हो रही है 1941 में जब वो हाउस अरेस्ट से भागे थे, तो ये बीच के पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। और फिर उन्होंने लीड किया
आज़ाद हिंद फौज को 1943 में। आज़ाद हिंद फौज वो जो रास बिहारी बोस, ये सुभाष चंद्र बोस हैं, वो रास बिहारी बोस थे, ठीक है, उनकी बनाई हुई ये एक ऑर्गेनाइजेशन था उनका, जिसको बाद में इन्होंने रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस जी को ये हैंड ओवर कर दिया था, आज़ाद हिंद फौज। उसके बाद ये लीड करते हैं इसको, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडियन ब्रह्मा उसके खिलाफ लड़ना चाहते थे। हाँ, इन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द फ्री इंडिया इन इम्फाल में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट की भी, ठीक है, इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, ठीक है, मणिपुर में, इम्फाल में। ओके, वैल्यूज़ की कल हम लोग बात कर रहे थे कि GS4 के टॉपिक में काम आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग पेट्रियोटिज्म, करेज, लीडरशिप, सैक्रिफाइस एंड डिटर्मिनेशन, हर सारी चीज़ों को, सारे वैल्यूज़ को देख सकते हैं, जिससे द यूथ, द कंट्री ऑफ इंडिया कैन गेट इंस्पायर्ड, ठीक है। एक न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया कॉल्स फॉर अर्ली एक्शन ऑन UNSC रिफॉर्म, ठीक है। वंस डेली रिस्क मोर ह्यूमन सफरिंग, बताते हैं हम लोग, करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। UNSC एक्चुअली UN की ट्रीटी में जो एक्चुअल जो ट्रीटी है उसमें 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात की गई है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, ठीक है, जिसमें कि UNGA है, UN जनरल असेंबली, ठीक है। एक UNSC है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। एक UN इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। उसके बाद एक सेक्रेटेरिएट है, UN सेक्रेटेरिएट बोलते हैं उसको, और एक UN ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ठीक है। ये 6 बॉडी है, ठीक है। ये 6 बॉडी UN के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन मानी जाती है, उसमें से एक जो ऑर्गन है वो UNSC है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके रिफॉर्म की बात बहुत दिन से जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है वो करना चाह रही है, खास करके इंडिया बहुत दिन से इसके रिफॉर्म की बात करता है। क्यों करता है? बिकॉज UNSC वो बॉडी है जो पीस एंड सिक्योरिटी को एक्चुअल ग्राउंड पे स्टैब्लिश करने में मदद करता है, ठीक है। इसके मेंबरशिप ये है कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। नॉन परमानेंट रोटेट होते रहते हैं इलेक्शन के बेसिस पे, ठीक है। उनका टर्म 2 साल का होता है, हर कंट्री का 2-2 साल का टर्म होता है, रोटेशन बेसिस पे इलेक्शन होता है। तो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर और 5 परमानेंट मेंबर है इसमें। परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? 5 इसमें, ओके। उसमें USA है, UK है, फ्रांस है, ठीक है, आपको चाइना है, ठीक है, और आपको रशिया है, ठीक है। ये 5 मेंबर है। ये 5 परमानेंट मेंबर काफ़ी पावरफुल है UNSC में, बिकॉज दे हैव वीटो पावर। मतलब कोई भी अगर एक बिल पास करना चाहे कोई कंट्री UNSC में, ठीक है, और अगर इस 5 में से किसी एक मेंबर ने भी ये कह दिया कि वो उसके सपोर्ट में नहीं, वो उसके अगेंस्ट है, तो वो पास नहीं होगा। एंड दैट इज वाई कि यूक्रेन वाले वॉर में अभी तक सैंक्शन नहीं हो पाया। क्यों? बिकॉज रशिया इसको ब्लॉक कर रहा है, रशिया के पास वीटो है। आपको इसी तरह गाजा वाला है, ठीक है, गाजा का भी जो है उसमें कोई और वीटो कर रहा है, ठीक है। इंडिया कुछ UNSC में प्रपोज करने की कोशिश करता है पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, तो उसको पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश करता है, तो सिंस पाकिस्तान का एलाई चाइना है तो चाइना वीटो कर देता है, चाइना वीटो यूज करता है अपना, ठीक है। इस कारण इंडिया जो भी बिल ला रहा है वो पास नहीं हो पा रहा है UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इस कारण इंडिया को लगता है कि UNSC का रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1945। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1945। ये आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन है क्योंकि ये जो अभी की रियलिटीज़ है उसको नहीं बताता। अभी की रियलिटीज़, अभी जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है पहले से। जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है 1945 में हमारे पास आज़ादी भी नहीं थी, ठीक है, और तभी जो हमारा इकॉनमी था, और आज वी आर दी 4th लार्जेस्ट इकॉनमी एंड स्टिल वी डोंट हैव एनी सीट इन UNSC परमानेंट काउंसिल। देयरफॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील एंड जापान, ये 4 बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं, और इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच ए ह्यूज पावर, इन लोगों के पास परमानेंट सीट नहीं है। सो दे वांट कि UNSC का रिफॉर्म हो और इनको भी परमानेंट सीट दी जाए, ठीक है। उसके अलावा UNSC के रिफॉर्म में नॉन परमानेंट सीट्स को भी बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो अभी इसी के बारे में बोला गया है कि इंडिया कॉल्स फॉर अर्ली एक्शन ऑन UNSC रिफॉर्म बिकॉज दे थिंक कि
जो डिले है इस रिफॉर्म में, यूएनएससी के रिफॉर्म में जो डिले होने के कारण ह्यूमन सफरिंग बहुत ज़्यादा, आप देखो, आप गाजा देखो, आप यूक्रेन की क्राइसिस देखो, पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर यूएनएससी का रिफॉर्म होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ह्यूमैनिटी, फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिविलाइजेशन एज अ होल, ठीक है। इसको कौन प्रपोज करता है जनरली? एक ग्रुप का नाम सुनेंगे आप, G4 ग्रुप, ठीक है। इसमें कौन कौन मेंबर है? इसमें इंडिया है, ब्राज़ील है, ओके, एंड देन आपको जापान है, एंड देन आपको जर्मनी है, ठीक है। ये चाहते हैं कि यूएनएससी का रिफॉर्म हो। एंड एक और बॉडी है, उसको यूएफसी कहते हैं, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, इसे कॉफ़ी क्लब भी बोला जाता है। ये डायरेक्टली आपको न्यूज़ प्रीलिम्स में बोला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट कॉफ़ी क्लब इज यूज्ड, तो आपको उसमें फिर जवाब देना पड़ेगा। ये जो बॉडी है यूएफसी कॉफ़ी क्लब, ये अगेंस्ट रहती है G4 के। G4 का जो प्रपोजल है, G4 का प्रपोजल जो है कि यूएनएससी का रिफॉर्म किया जाए, ठीक है, इसके अगेंस्ट में जो है यूएफसी, जिसको कॉफ़ी क्लब, इनफॉर्मली कॉफ़ी क्लब कहते हैं, ये इसके अगेंस्ट में बात करती है, ठीक है, ओके। तो G4 नेशन है प्रेजेंटेड अ मॉडल फॉर अर्ली एक्शन टू रीस्ट्रक्चर द यूएनएससी, ठीक है। G4 मैंने बताया इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, ठीक है, सपोर्ट ईच अदर्स बिड, ठीक है, एक दूसरे का जो बिड है, एक दूसरे का जो मांग है, इंडिया का, ब्राज़ील का, जर्मनी का, जापान का, सबका एक ही मांग है कि परमानेंट सीट दिया जाए यूएनएससी में। इसको ये चारों कंट्री एक दूसरे की सपोर्ट करती है, ठीक है। यूएनएससी के बारे में मैंने बताया, यूएन चार्टर से वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन ऑफ द यूएन, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, 15 मेंबर हैं, ठीक है, नॉट दिस, यस, 5 परमानेंट मेंबर के पास वीटो है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, इनके पास वीटो नहीं है। दे आर इलेक्टेड बाय द यूएनजीए, जो एक और जो सबसे मेन बॉडी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। 2 साल का टर्म होता है सबका, नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। अगर आपको अभी का 2000 मान लो आप 26 to 28 का टर्म इंडिया को मिलता है, लेट्स सपोज नॉन परमानेंट में, ठीक है, तो इंडिया 2029 में वापस कंटेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इमीडिएट री इलेक्शन के लिए आप कंटेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप GS2 वाले जो में इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है, ये इतना प्रोबेबल टॉपिक है कि ये हर बार पूछा जाता है, बिकॉज ये इंडिया के एजेंडा पे बहुत हाई में, ठीक है। तो प्रपोज रिफॉर्म क्या है, क्योंकि आपको मेंस में जब पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जाएगा कि प्रपोज रिफॉर्म है क्या। तो दी क्लब इज परफॉर्मिंग, दी G4 जो है वो परफॉर्म कर रही है, वो चाह रही है, प्रपोज कर रही है कि जो टोटल अभी 5 परमानेंट प्लस 10 नॉन परमानेंट इज इक्वल टू 15 अभी टोटल है मेंबरशिप, इसको बढ़ा करके 25 या 26 कर दिया जाए, ठीक है, 5 और 10, ठीक है। 5 जो परमानेंट मेंबरशिप है, इसको इसमें 6 और ऐड किया जाए, और नाउ टोटल 11 परमानेंट मेंबरशिप रखा जाए, ठीक है। और जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है, वो पहले 10 था, उसमें ऑलमोस्ट जो है 15 का, ऑलमोस्ट 15 के आसपास में इसको लाया जाए, प्लस 5 किया जाए, इसको टोटल 15 पे लाया जाए। टोटल 25 से 26 के बीच में ये लोग इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द काउंसिल, प्रपोजल क्या है कि 6 न्यू परमानेंट मेंबर्स हों, ताकि टोटल पहले 5 थे और अब 6 को ऐड किया गया, तो टोटल 11 हो जाए, ठीक है। और 14 और 15 नॉन परमानेंट में, पहले से कितने हैं 10, तो 4 या 5 और नॉन परमानेंट मेंबर्स को ऐड किया जाए, ठीक है। बिकॉज यूएनएससी में जो मेंबरशिप है वो काफ़ी स्क्यूड है, ठीक है, कि वेस्टर्न यूरोप से बहुत ज़्यादा मेंबरशिप है, 5 में से 2 जो है वो वेस्टर्न यूरोप से आ रहे हैं, दैट इज़ यूके एंड फ्रांस, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्टिनेंट यूरोप, और उसमें दो मेंबरशिप है उनकी, ठीक है। बट एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट लाइक एशिया, यहाँ से बस एक मेंबर है, चाइना, ठीक है। एंड इंडिया को इग्नोर किया जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया, यूके, फ्रांस, इन सबसे बड़ी इकॉनमी है, ठीक है, इन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इन सबसे बड़ा डेमोग्राफी हमारा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा हमारी इकॉनमी इनसे ज़्यादा बड़ी है, डिस्पाइट दिस कि हमारे पास नहीं। इसलिए रीजनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से? 2 सीट जो है अफ्रीकन मेंबर्स को दिया जाना चाहिए, 2 सीट एशिया पैसिफिक से, 1 लैटिन अमेरिकन कैरेबियन से, ठीक है, और 1 वेस्टर्न यूरोप एंड अदर मेंबर्स को भी दिया जाए, ठीक है। ये है टोटल यूएनएससी के रिफॉर्म के बारे में, ठीक है। क्यों चाहिए, मैंने वही समझाया था अभी कि आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स 1945 पोस्ट वॉर रियलिटी,
ठीक है। अभी जो पावर शिफ्ट हुए हैं, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है ग्लोब में, उसको ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है। सेकंड, वीटो डेडलॉक जो मैंने समझाया, ठीक है, कि वीटो यूज़ कर ले रही है कंट्री तो वॉर कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, तो वीटो के सिस्टम को भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अंडर रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया कि एशिया पैसिफिक में, एशिया के पास अगर आप आओ तो इतने सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, और इंडिया के पास और जापान के पास ये सब सबसे बड़ी इकॉनमीज है, एंड इनके पास सीट्स नहीं है। तो अंडर रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम है, वीटो का प्रॉब्लम है, ठीक है, आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक है, आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन है, वीटो का प्रॉब्लम है, अंडर रिप्रेजेंटेड है, और फाइनेंशियल डिपेंडेंस यूएसए पे काफ़ी ज़्यादा, यूएन की बहुत सारी बॉडीज़ है, और अदर देन यूएन अदर भी बॉडीज़ लाइक आईएमएफ, ये सब पे भी यूएस के फंड से ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं कि लेंस ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ मेजर डोनर्स, एग्जाम्पल यूएसए क्रिएट्स बजट इनस्टेबिलिटी। अगर यूएस बैकआउट कर जाता है बजट पे, ठीक है, तो ये बॉडीज़ जो हैं, यूएन की जो बॉडीज़ हैं, जो भी अदर भी बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती है। इसलिए भी उनके फंक्शन सही से हो सके, इस कारण रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप फॉलोइंग एंड कीप लर्निंग, ठीक है, और सीखते रहिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।